क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग फोकस करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 15 इन योर पेपर। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो A ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू को प्रोवाइड करता है अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो दैट आंसर विल बी 5। तो एक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे पूछा गया है कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ वो बात कर रहे हैं CO2 अल्वियोलाई। मतलब डीऑक्सीजन ब्लड में ऑब्वियसली CO2 ज़्यादा होगा और ये CO2 हम अल्वियोलाई को देने जा रहे हैं बिकॉज अल्वियोलाई वो CO2 को बॉडी से बाहर निकालेगा। तो वो कितना डिलीवर करता है, दैट आंसर इज़ ऑल्सो 4 ml। सो द करेक्ट आंसर इज़ गोइंग टू बी 4 ml एंड 5 ml। और ये बात आपको पता नहीं होगी कि CO2 अल्वियोलाई को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml डिलीवर करता है। एंड दैट्स वाई ये आपको सीखना है और अपने नोट्स में कॉपी करना है। आंसर विल बिकम द 1। थैंक यू। एवरीबडी फोकस ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आप इस देख सकते हैं, द प्लाज्मा ऑफ रेसिपिएंट डज नॉट हैव बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, देन दोनों ब्लड ग्रुप कैन बी ए बी और ओ। सबसे पहले आप सवाल समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपको एक बंदा दिया हुआ है और इस बंदे को नाम दिया हुआ है उन लोगों ने रेसिपिएंट। सो देयर इज अ रेसिपिएंट। ये रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप जो है वो हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। वी डोंट नो द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये जो रेसिपिएंट है जिसको ब्लड मिलने वाला है उसका ब्लड ग्रुप के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में ये जानकारी है कि ये बंदा और ये जो रेसिपिएंट है डज नॉट हैव एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़। हमको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऐसा बंदा जिसके पास एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज़ नहीं है, नॉट, उसको उसका डोनर ग्रुप मतलब उसको देने वाले जो ब्लड ग्रुप होंगे वो कौन से होंगे, ऐसा सवाल है। तो बेसिकली डोनर के बारे में ये सवाल है। और चलो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगा। एंटी बी क्यों होगा, एंटी ए क्यों नहीं होगा? देख मेरे भाई, अगर एंटी ए हो गया तो ये एंटी ए एंटीबॉडी एंटीजन ए की वाट लगा देगा, ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा, ब्रेक कर देगा, तो रिएक्शन हो जाएगा मालूम है। इसीलिए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी एंटी बी है और इस एंटी बी को हम लोग बायो वर्ल्ड में स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी एंटी ए होगा जिसको हम हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगर किसी बंदे के पास ए बी एंटीबॉडी है, जैसा कि ए बी एंटीजन है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है, तो एंटीबॉडी नहीं रहेगा, मतलब न एंटी ए रहेगा न एंटी बी रहेगा। और हमारे क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है कि ऐसा रेसिपिएंट हु डज नॉट कंटेन एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़। तो मेरे ख्याल से ये जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप हम लोगों को पता चल गया है। रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी ब्लड ग्रुप है। अब आपको ये सवाल है कि ए बी ब्लड ग्रुप किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? तो क्या ए बी ब्लड ग्रुप ए से रिसीव कर सकता है? मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है जो इस ए एंटीजन से फाइट करे। क्या ये बी से ले सकता है? यस, बी से भी ले सकता है, क्योंकि इन ए बी बंदे के पास नन ऑफ द एंटीबॉडी नहीं है जो बी एंटीजन से लड़ सके। तो ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ये खुद ए बी से ले सकता है, ओ भी इनको दे सकता है। इसीलिए तो हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल, कम ऑन इंडिया, क्या बोलते हैं हम इसको? यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, रेसिपिएंट बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ए एंटीबॉडी, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ। और यहाँ पे ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो हम लोग बोलने जा रहे हैं वो है ए बी सी डी
that is nothing but the option number 3 is the correct answer. Thank you. Let us move on to our next question. Next question क्या है? Which of the following structure, question number 18 है ये, which of the following structure prevent the atrioventricular wall from reverting into atria during the ventricular contraction? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होता है वो दो टाइप के वॉल्व होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरे को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। जिसको हम बाइकस्पिड बोलते हैं उसी को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ये राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाने को रेगुलेट करता है और बाइकस्पिड वॉल्व लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब आप यहाँ पे डायग्राम पे फोकस कीजिए कि ये कैसे कंट्रोल करता है। हम ऐसा समझते हैं कि ये जो डायग्राम है वो राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब आप देख सकते हैं कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो रोकेगा, प्रिवेंट करेगा रिवर्टिंग, ब्लड को रिवर्ट होने में, एट्रिया में आने में। तो आप यहाँ पे डायग्राम में ध्यान से देख सकते हैं, आपको ये धागे दिखाई दे रहे हैं, ये वाइट कलर के, ये जो धागे हैं इन धागों को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट टेंडिने बोलते हैं। सबसे पहले तो आप ये वर्ड को आप अच्छे से समझ लो, इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट टेंडिने। अब ये जो कोऑर्डिनेट टेंडिने होता है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट टेंडिने जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बना होता है और इसका काम होता है कि ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और या ये बाइकस्पिड वॉल्व है उसको बाइंड करके रखना। आप यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली तरीके से देख सकते हैं, ये जो धागे हैं कोऑर्डिनेट टेंडिने, ये यहाँ पे स्पेशल मसल से बाइंड होते हैं। वो स्पेशल मसल्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दोज स्पेशल मसल्स एज ए पैपिलरी मसल्स। इनको हम पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेट टेंडिने वो धागा कहलाता है जो एक साइड से पैपिलरी मसल्स को जुड़ जाता है, दूसरे साइड पे वो बाइकस्पिड नहीं तो ट्राइकस्पिड वॉल्व को जुड़ जाता है और उनके रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड को रोक पाता है। इसीलिए तो ये कोऑर्डिनेट टेंडिने इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको करेक्ट आंसर पता चल गया है। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है वो 1 है। ऑब्वियसली आप इसको एलिमिनेशन तरीके से भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। पुरकिंजी फाइबर आंसर आएगा नहीं क्योंकि कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट है, ये भी कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट है। कॉलुमने कार्ने क्या है? कॉलुमने कार्ने यहाँ पे वेंट्रिकल में स्मॉल मसल्स हैं और ये परपेंडिकुलर मसल्स है, वर्टिकल मसल्स है ना। तो इनके बीच में कुछ एरिया होता है जिसको हम फिशर्स कहते हैं और इस फिशर्स में ऑब्वियसली ब्लड जो होता है वो स्टोर होता है। तो कॉलुमने कार्ने कैन नॉट बी करेक्ट आंसर एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मैच द कॉलम में आपको पता है कि मैच द कॉलम बहुत ही आसान होता है। देन एटलीस्ट 2020 के नीट के एग्ज़ाम में सारे मैच द कॉलम काफ़ी इजी थे। तो ये जो मैच द कॉलम है वो कार्डियक साइकिल के बारे में, तो आपको कार्डियक साइकिल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं दिला देता हूँ। ज़रा देखिए, इस कार्डियक साइकिल में आप देख सकते हैं कि 3 कलर आपको दिखाई दिया है। ये लाइट ब्लू कलर है जिसको हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं और ये जो एट्रियल सिस्टोल होता है ये 0.1 सेकेंड का होता है। देन देयर इज़ ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये 0.3 सेकेंड का होता है, ये भी आसान है। देन देयर इज़ ग्रीन कलर का मेजर एरिया है और ये होता है 0.4 सेकेंड्स का। अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि एग्जैक्टली में ये जो कार्डियक साइकिल होता है वो होता क्या है। तो ये जो कार्डियक साइकिल होता है, एक हार्ट बीटिंग में इन अ सिंगल बीट हार्ट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है?
कौन कौन सी एक्टिविटी होती है एक सिंगल हार्ट बीट में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वन हार्ट बीट। और एक सिंगल हार्ट बीटिंग में 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी जिसको हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं, दूसरी एक्टिविटी जिसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, और तीसरी एक्टिविटी जिसको हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। तो जरा फोकस करते हैं। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का हो गया तो हम इसको मैच करते हैं। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का हो गया तो हम इसको भी मैच कर देते हैं। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का हो गया तो हम इसको भी मैच कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि भैया ये एट्रियल सिस्टोल तो हमको पढ़ाया नहीं गया हुआ है। देख बच्चे, अगर एट्रियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है, और पूरा जो कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है ना। तो एट्रियल डायस्टोल इज इक्वल टू कार्डियक साइकिल माइनस एट्रियल सिस्टोल। तो ये हो गया 0.8 और ये हो गया 0.1 और पूरा हो जाता है 0.7 सेकेंड। तो फिर डरने की क्या है बात, चलो टिक मार्क करते हैं 0.7 की तरफ। तो आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। आंसर यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन का 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 4 है। फर्स्ट ऑप्शन का 3 आंसर है। फर्स्ट का 3 कनेक्शन है तो ये 3 हो गया, और सेकंड का 4 है तो ये 4 हो गया, लेकिन ये दोनों कॉमन है। और उसके बाद थर्ड का 2 हो गया तो 2 यहाँ पे आता है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है हम लोगों का वो है ऑप्शन नंबर 1। और आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू दैट ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू एवरीबडी। लेट अस फोकस ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट सवाल है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है, ये वेन होती है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम साइट ए से साइट बी की तरफ ये ब्लड कैरी करती है, एंड बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, हमारे सिस्टम को ये ब्लड देती है। हमको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए एंड बी। मतलब हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो ए ऑर्गन से बी ऑर्गन को ब्लड देती है। हमको ये बताना है कि यहाँ पे ए कौन है और यहाँ पे बी कौन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आप फोकस कीजिए, ये एक ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर, और ये है पोर्टल वेन, आप देख सकते हैं। और ये पोर्टल वेन कहाँ से आ रहा है, तो ए कौन होगा, ए स्प्लीन हो सकता है, हाँ, क्योंकि ये स्प्लीन से आ रहा है। ए कैन बी पैंक्रियाज ऑल्सो, क्योंकि ये पैंक्रियाज से भी आ रहा है। और ये मेसेंट्रिक वेन भी हो सकता है ए, और ये जो मेसेंट्रिक वेन होते हैं वो आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आते हैं। तो करेक्ट आंसर हम किसको देंगे, हम स्प्लीन को भी दे सकते हैं। वी कैन गिव करेक्ट आंसर टू स्प्लीन ऑल्सो, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो, और पैंक्रियाज ऑल्सो। आपको पता होना चाहिए कि नीट 2019 में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था कि हेपेटिक पोर्टल वेन जो होता है वो कहाँ से आता है। और इसमें चौथा ऑप्शन था, स्प्लीन भी आई थिंक ऑप्शन दिया हुआ था, स्टमक भी ऑप्शन दिया हुआ था, वो स्टमक से भी आती है। और चौथा ऑप्शन दिया था ऑल द एबो, नहीं, चौथा ऑप्शन ऑल द एबो नहीं दिया हुआ था, स्प्लीन दिया हुआ था, स्टमक दिया हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ था, और एक ऑर्गन का नाम दिया हुआ था। आप पेपर रेफ़र कीजिए। और उसमें स्प्लीन भी सही जवाब है, स्टमक भी सही जवाब है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी सही जवाब है, और जो चौथा ऑर्गन था वो भी सही जवाब था। बट नीट ने 2019 में जो करेक्ट आंसर दिया था वो आंसर दिया था स्मॉल इंटेस्टाइन को। दे गिवन द करेक्ट आंसर एज ए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब आप समझ लीजिए, हमारे क्वेश्चन में देखो हार्ट का ऑप्शन है, ये गलत है, हार्ट का ऑप्शन गलत है, लीवर का ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ए होगा इंटेस्टाइन, और यहाँ पे बी होगा, द बी ऑर्गन इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज अ लीवर, एंड ए ऑर्गन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टमक बोल के या स्प्लीन बोल के या पैंक्रियाज बोल के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं किया गया। सभी को ये तो क्लियर होना चाहिए कि बी ऑर्गन लीवर है। तो अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करोगे
तो यहाँ पे कहीं पे भी लीवर वर्कआउट नहीं करता है, मतलब लीवर लिखा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी इंटेस्टाइन एंड लीवर, एंड दैट्स वाई वी आर गिविंग द करेक्ट आंसर एज अ ऑप्शन नंबर 2. थैंक यू. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट इन आई. आई में कौन सा बॉडी फ्लूइड होता है? तो यहाँ पे आई के बारे में फोकस किया गया है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला ऑप्शन है वो है साइनोवाइल फ्लूइड. ये जो साइनोवाइल फ्लूइड है वो हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है, आपको ये पता होना चाहिए. साइनोवाइल फ्लूइड हमारे साइनोवाइल जॉइंट्स में पाया जाता है. इट इज़ गोइंग टू बी फाउंड इन साइनोवाइल जॉइंट्स. और ये जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के जॉइंट्स में पाया जाता है, तो आँखों में तो ये नहीं पाया जाता है. दूसरा ऑप्शन है CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन के आउटर सरफेस में भी पाया जाता है और ब्रेन के वेंट्रिकल में भी पाया जाता है. उसी तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड में भी ये जरूर पाया जाता है. हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, मतलब वेंट्रिकल्स आर नथिंग बट द खाली जगह, ओपन स्पेस प्रेजेंट इन द ब्रेन. एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल है, उस सेंट्रल कैनाल के अंदर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है. सो ऑब्वियसली CF इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर विथ रेफरेंस टू द आई, है ना. ये दोनों फ्लूइड तो हैं लेकिन ये आई में नहीं पाए जाते हैं. तो जब हम करेक्ट आंसर के बारे में जाते हैं तो ऑकुलर फ्लूइड, जैसे ही मैंने बोला कि 1 इनकरेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, तो 4 अपने आप इनकरेक्ट हो जाता है और ऑकुलर फ्लूइड आएगा. तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं ऑकुलर जो फ्लूइड है, ऑकुलर फ्लूइड. ये 2 टाइप में पाया जाता है. एक होता है एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रस ह्यूमर. एक होता है एक्वस ह्यूमर, दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर, एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 3. थैंक यू. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है अब्सेंट इन सीरम. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये सीरम क्या होता है. पता चला आपको सीरम ही नहीं पता और आप क्वेश्चन पढ़े जा रहे हो और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो. गलत हैबिट है ना. एवरीबडी विल फोकस हियर. देखिए बच्चों, जब आपका ब्लड है, जब आपका ब्लड होता है और जब आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्लॉट होना मतलब जब आपका ब्लड जम जाता है कट होने के बाद, तब जाके जब आप क्लॉट को रिमूव करते हो, जब आप क्लॉट को रिमूव करते हो तब जाके सीरम निकलता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सीरम को बनने के लिए ब्लड का क्लॉट होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई. और जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो उसमें 2 प्रोटीन हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, वो यूज़ हो जाएंगे. एक तो है फिब्रिनोजन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन. एक तो है फिब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन. अब यहाँ पे दिया हुआ है गिवन ऑप्शन में ग्लोबुलिन. तो ग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी है तो ब्लड में पाया ही जाता है. और इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सीरम. सीरम में ये इसलिए पाया जाता है क्योंकि क्लॉटिंग में ग्लोबुलिन यूज़ नहीं होता है. ग्लोबुलिन is not used in clot formation. और सेम चीज़ हम अल्बुमिन के बारे में भी बोल सकते हैं. ये दोनों के बारे में सेम चीज़ हम बोल रहे हैं. सेम चीज़ क्या है कि नॉट यूज इन क्लॉट, क्लॉट होते वक्त ये यूज़ नहीं होते हैं. लेकिन आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन वो प्रोटीन कहलाता है, वो प्रोटीन कहलाता है जो ड्यूरिंग क्लॉटिंग यूज़ हो जाता है. ड्यूरिंग क्लॉटिंग यूज्ड मतलब यूज़ हो गया. अगर वो क्लॉटिंग में यूज़ हो गया तो वो क्या सीरम में पाएगा? क्योंकि सीरम तभी ही निकल पाएगा जब क्लॉट हो जाएगा. क्लॉट होने के बाद सीरम देखो आएगा. यस सर. सो करेक्ट आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रोथ्रोम्बिन, नॉट प्रेजेंट. अगर यही क्वेश्चन होता और क्वेश्चन खाली यहाँ अब्सेंट की जगह
एब्सेंट की जगह अगर प्रेजेंट बोल देते कि ऐसा कौन सा प्रोटीन जो होगा वो प्रेजेंट होगा, खाली एक ही चीज़ है, ये जो ए बी है वहाँ पे पी आर ई बस हो जाता, पी आर ई हो जाता, एस ई एन टी तो हम एब्सेंट से उधारी ले लेते थे, और फिर इसका आंसर हो जाता था बोथ ए एन सी। तो आप समझ लीजिए कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो आपके दिमाग की खिड़की खुलती है और हमेशा आपको आंसर ढूंढना है क्वेश्चन के रेफरेंस में। अरे क्वेश्चन का रेफरेंस एब्सेंट पे फोकस कर रहा है तो प्रेजेंट क्यों लिख के आ गए, गलत हो गया ना। तो आप ध्यान से फोकस करना कि एब्सेंट इन सीरम और द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. Thank you. So everybody, let us move on to next question. Correct order of excretory organ in case of cockroach, earthworm, rabbit. आपको पता होना चाहिए कि रैबिट एक मैमल है और मैमल में हमेशा किडनी होता है, तो आई थिंक 3 ऑप्शंस में किडनी लिखा हुआ है. देन देयर इज़ अर्थवॉर्म. आपको मालूम है कि अर्थवॉर्म में इन केस ऑफ अर्थवॉर्म ये स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया. सो इन केस ऑफ अर्थवॉर्म नेफ्रीडिया रहता है. नेफ्रीडिया सेकंड ऑप्शन में आई थिंक देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन. यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे नेफ्रीडिया दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट पे किडनी दिया हुआ है. इसका मतलब ये जो कॉकरोच है बर्ड्स के अंदर देयर इज़ दिस स्ट्रक्चर कॉल एज अ malphizian tubule. आप ये पढ़ पा रहे हैं और यू कैन सी दिस नेफ्रीडिया. सो दीज टू आर द in case of cockroach there is a malphizian tubule, in case of earthworm there is a nephridia, in case of in case of rabbit there is a kidney. So I think the correct option will go for the malphizian tubule and nephridia. They become the correct answer. Thank you. Let us move on to next question. Next question है which of the following is not the part of renal pyramid. तो आप हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन में नॉट आ जाए, इनकरेक्ट आ जाए, मोस्ट करेक्ट आ जाए तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाना. आप देख सकते हैं यहाँ पे रीनल पिरामिड के बारे में हम लोगों ने सवाल पूछा हुआ है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये चारों पार्ट्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जो रीनल पिरामिड के अंदर नहीं पाया जाता है. सो पहला पार्ट है लूप ऑफ हैनल्स, मतलब हैनल्स लूप, पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज, देन कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये जो ऑप्शंस हैं बेसिकली इसके अंदर 2 ऑप्शंस आते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग भी आपको आनी चाहिए. पहला होता है पीसीटी, दूसरा होता है डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. देन देयर इज़ अ फोर्थ ऑप्शन कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट. सो लेट अस फोकस ऑन टू द क्वेश्चन. आप देखिए ये हम लोग का किडनी है, इस पार्ट को फोकस किया तो ये हम लोगों का पिरामिड आ जाता है. दिस इज़ कॉल्ड रीनल पिरामिड और ये जो एरिया है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं. So let me focus. This is called as a cortical area. This is called as a medulla. बायोलॉजी में जब भी हम कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं या मेडुला के बारे में बात करते हैं, कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर, कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर एरिया, आउटर जोन, और मेडुला का मतलब होता है इनर जोन या इनर एरिया. ये मीनिंग है, ये मीनिंग आपको तो पता ही होनी चाहिए. सो दिस पार्ट बिकम द कॉर्टेक्स एंड दिस पार्ट विल बिकम द मेडुला पार्ट. और मेडुला में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम रीनल पिरामिड बोलते हैं. अब हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे या फोकस करेंगे. अगर आप इस डायग्राम को फोकस करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर होता है. इस लाइन के ऊपर जो भी आएगा देखो वो कॉर्टेक्स कहलाएगा. इस लाइन के नीचे जो भी आएगा मेडुला बोलने से उसको कोई नहीं रोक पाएगा. तो मेडुला में मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन सा पार्ट होता है इसको हम ग्रीन हाईलाइट करते हैं. तो ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है इट इज़ अ कलेक्टिंग डक्ट. देन देयर इज़ अ लूप ऑफ हैनल, ये भी यहीं पे पाया जाता है. देन आई होप यू कैन सी दिस ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर, दे आर नथिंग बट द पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है. वो भी मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो नीचे के साइड में ही प्रेजेंट है. लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कॉइल पार्ट है जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे. एंड दिस एरिया व्हाट यू कैन सी इज कॉल्ड एज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये जो भी दोनों पार्ट्स हैं, ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ये हमारे कॉर्टेक्स में नहीं, ये हमारे कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, ना कि ये मेडुला में पाए जाते हैं. सो इफ़ विल गो फॉर द ऑल द ऑप्शन तो दिस कलेक्टिंग डक्ट पाया जाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज पाया जाता है, लूप ऑफ हैनल या हैनल्स लूप पाया जाता है. लेकिन
ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है जिसके अंदर पीसीटी भी आता है और डीसीटी भी आता है, दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द इन द रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड में नहीं पाए जाते हैं, ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं बेसिकली। सो आई बी वेरी क्लियर, दिस पार्ट्स आर गोइंग टू बी फाउंड इन द कॉर्टेक्स पार्ट। और हमको पूछा जा रहा है कि ये जो रीनल पिरामिड है उसके अंदर कौन सा नहीं पाया जाता है। रीनल पिरामिड में नहीं पाया जाता है मतलब कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द करेक्ट आंसर एज अ ऑप्शन नंबर 3 एज अ करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एवरीबडी। फोकस ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वाटिक रेप्टाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक्वाटिक रेप्टाइल है। आप सभी को पता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम बोलते हैं कि उसको रेप्टाइल है, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, दे आर गोइंग टू बी यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक का मतलब ये होता है कि दे आर गोइंग टू रिलीज द यूरिक एसिड एज देयर नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि रेप्टाइल और बर्ड, ये उन रेप्टाइल और बर्ड के बारे में बात हो रही है, ये वो रेप्टाइल और बर्ड के बारे में बात हो रही है जो हमारे लैंड पे पाए जाते हैं। तो लैंड पे जब ये प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे रेप्टाइल और बर्ड जो लैंड पे पाए जाते हैं, ऑब्वियसली दे विल रिलीज द यूरिक एसिड। क्या रीज़न है इसका? रीज़न ये है पानी की अवेलेबिलिटी। इनको जब भी ये ऐसे रेप्टाइल और बर्ड जो लैंड पे रह जाते हैं उनको पानी नहीं मिल पाते हैं, पानी की डेफिशिएंसी में ये अपना काम कम पानी में ही चला जाते हैं और इसीलिए तो ये यूरिक एसिड एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर जाते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, एक वर्ड का जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक रेप्टाइल वो रेप्टाइल कहलाता है अपना पूरा जीवन पानी में ही बिता पाता है। अरे पानी में बिताता है, पानी में जो भी ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ को बिताता है वो अमोनिया को रिलीज़ कर जाता है, क्योंकि अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा पानी चाहिए और वो ज़्यादा पानी उसको पानी में ही मिल पाएगा। इसलिए पानी में जो भी ऑर्गेनिज्म देखो आएगा वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमेशा अमोनिया को ही रिलीज़ कर जाएगा और इसलिए अमोनोटैलिक इसका सही आंसर कहलाएगा। सो 1 बिकम द करेक्ट आंसर। थैंक यू एवरीबडी। फोकस ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्वेश्चन है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेज द मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। इन केस ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, इन केस ऑफ विच पार्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, ब्रेन एंड नन ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शंस हैं। देखो प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, जब भी वर्ड पैरासिम्पथेटिक वर्ड आता है, जब भी वर्ड पैरासिम्पथेटिक वर्ड आता है, इसका मतलब चिल मारो, मतलब रिलैक्स मारो, रिलैक्स मारो और डाइजेस्ट। देखो बच्चों, जब भी हम पैरासिम्पथेटिक वर्ड यूज़ करते हैं हम रिलैक्स और डाइजेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, और जब भी हम सिंपैथेटिक पढ़ाते हैं बच्चों को, जब भी हम सिंपैथेटिक पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि एस फॉर सिंपैथेटिक एंड एस फॉर स्ट्रेस। यस सर, तो ये वो सिस्टम है, सिंपैथेटिक वो सिस्टम है जो स्ट्रेस में काम करेगा और पैरासिम्पैथेटिक वो सिस्टम है जो रिलैक्स और डाइजेस्ट में काम करेगा। अब आप ही मुझे बता सकते हो कि रिलैक्स और डाइजेस्ट में आपका दिल को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, आपको ब्रेन को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जो सही जवाब आपको समझ में आ रहा है, आपका फोकस स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो ऑर्गन कहलाएगा जिस पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर जाएगा। ये काम तब होगा जब ऑर्गेनिज्म रिलैक्स और डाइजेस्ट कर रहा है, अदरवाइज इट विल नॉट फंक्शन। आई थिंक आपको आंसर क्लियर हो गया है, एंड दैट्स वाई इन बायोवर्ल्ड वी आर गिविंग दिस आंसर एज अ नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू एवरीबडी। फोकस ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल जो है ये एक क्रैनियल नर्व है। क्रैनियल नर्व का नंबर है नंबर 5। ये अराइज फ्रॉम ब्रेन, सबको पता है कि ये ब्रेन से अराइज होता है। इन द रीजन ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है वो मेडुला ऑब्लंगाटा से अराइज होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 3 पार्ट कौन से हैं। ऑप्थेल्मिक है, मैक्सिलरी है, मैंडिबुलर है। ऑप्थेल्मिक है, मैक्सिलरी है, मैंडिबुलर है। सो ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं जिसमें इसके पार्ट्स सही लिखे हुए, सेम लिखे हुए।
अब हमको ये सेलेक्ट करना है कि ये सेरिबेलम होगा या मेडुला ऑब्लोंगाटा होगा। सो आपको पता होना चाहिए इट इज़ गोइंग टू बी डिराइव फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से डिराइव होता है। ये पॉन्स से एक्चुअली में डिराइव्ड होता है, जहाँ की रेफरेंसेस में कुछ रेफरेंसेस में लिखा हुआ है, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे पॉन्स लिखा हुआ नहीं है, बट पॉन्स इज़ मोर क्लोजर टू द medulla oblongata, and that's why we are going for the answer as option number 4. थैंक यू। हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स। अब आपको ये समझना है कि सिंपल रिफ्लेक्स होता क्या है। अब ये जो सिंपल रिफ्लेक्स होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि सिंपल रिफ्लेक्स बड़ा ही सिंपल होता है। कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिंपल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होता है विच कैनॉट बी लर्न। मतलब इसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें एक्सपर्ट हैं। मतलब ये इनबॉर्न है। कैसा है? इनबॉर्न है, जन्मजात आपके साथ प्रेजेंट है। तो चलो ऑप्शन को रीड करते हैं और पता लगाते हैं ये चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। Tying your shoelace while talking to another person and not looking at them। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको सीखना होगा। आपको पहले बड़ा बनना होगा, पहले आपको पैदा होना होगा, फिर आपको बड़ा बनना होगा और फिर आपको जूते पहनने पड़ेंगे, शूलेस बांधने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे बात करते हुए सामने वाले के साथ, तो आप बात भी कर लेंगे और आप शू भी टाइट कर लेंगे। तो इसको सीखने की ज़रूरत है। सो दैट कैन नॉट बी करेक्ट आंसर एज पर आवर कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशंस ऑफ द क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान देना और फिर आंसर के बारे में सोचना। वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ फेवरेट फूड। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा बड़ा होना होगा। आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये गुलाब जामुन है, ये फूड है, ये फूड तुमको अच्छा लगता है, आपकी चॉइस होनी चाहिए। ये भी पैदा होने के बाद हम सीखते हैं और फूड के बारे में जानते हैं और उसका टेस्ट हमको पता चलता है। फिर आने वाले वक्त में हम इस चीज़ को सीखते हैं। सो दैट भी हमारे कंडीशन में नहीं फिट होता है। क्लाइंबिंग अप अ स्टेयर इन द डार्क विदाउट स्टम्बलिंग। वाव! आप अगर ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंबिंग करनी पड़ती है, स्टेप्स चलने पड़ते हैं और इसका मतलब अंधेरे में भी आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब उस घर में आप ना कई सालों से रह रहे हो और कई सालों में रहने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आप ये काम कर पा रहे हो। मतलब इसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। अब ये जो चौथा ऑप्शन है, क्लोजिंग ऑफ आईलिड व्हेन ऑब्जेक्ट सडनली अप्रोच द आई, ये आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके साथ ना जन्मजात ये रिफ्लेक्स एक्शन प्रेजेंट है। सो यू डोंट नीड टू वरी जस्ट अबाउट दिस। आप इसमें एक्सपर्ट हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द करेक्ट आंसर एज अ नंबर 4। थैंक यू। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री ऑफ लाइफ। आपको पता होना चाहिए कि ट्री ऑफ लाइफ बहुत ही सीधा साधा सवाल है। ट्री ऑफ लाइफ क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको अर्बोविटे मानना है, टिक मार्क। अर्बोविटे को ही हम लोग ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। अगर आपको समझाना है तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले आप ये पार्ट जो है इसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेरिबेलम। इसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। ये फर्स्ट थिंग है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको फोकस करना है कि यहाँ पे कुछ ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, है ना? आपको यहाँ पे ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये ट्री ऑफ लाइफ है, इसको हम लोग अर्बोविटे बोलते हैं, हमको मालूम है ये बात, लेकिन आप मुझे ना इसका फंक्शन बताइए। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि अर्बोविटे है क्या। अर्बोविटे इज़ अ पार्ट ऑफ सेरिबेलम। अर्बोविटे है क्या? अर्बोविटे इज़ अ पार्ट ऑफ सेरिबेलम। तो जो फंक्शन सेरिबेलम का होगा वही फंक्शन इस स्ट्रक्चर का भी होगा। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। यस सर। तो अर्बोविटे और ट्री ऑफ लाइफ इज़ अ अरेंजमेंट। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे आउटसाइड ग्रे मैटर पाया जाएगा, आउटसाइड विल बी ग्रे मैटर, और अंदर के साइड में वाइट मैटर पाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अंदर के साइड में जब वाइट मैटर प्रेजेंट होगा, ये वाइट मैटर है जो भी ट्री आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बीच में यहाँ पे कौन कौन फैला हुआ है, यहाँ पे ग्रे मैटर फैला हुआ है। और दैट्स वाई ये एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है जो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।
Let us move on to next question. When neuron is stimulated to generate nerve impulse, the electrical potential on inside. सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड ऑफ नर्व मेम्ब्रेन कैसे बदलेगा। तो ज़रा फोकस करते हैं। ये आपका नर्व मेम्ब्रेन है और आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड आउटसाइड इट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इनसाइड इट इज़ नेगेटिव। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि इनसाइड जो है चार्ज है वो इस समय प्रेजेंट बिफोर नर्व कंडक्शन वो नेगेटिव है। अब जब नर्व कंडक्शन ट्रैवल करेगा, यहाँ पे नर्व कंडक्शन स्टार्ट होगा तो सोडियम आयन अंदर आएंगे और अंदर अब फिर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। आफ्टर नर्व कंडक्शन जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, ये पॉइंट पे, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये ग्रीन पॉइंट पे जब एक्शन जनरेट होगा तो ये जो नेगेटिव है वो अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ये हमेशा के लिए अभी पॉजिटिव रहेगा? नो, इट विल टर्न बैक टू नेगेटिव। मतलब नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए फिर से नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव ये पोटेशियम की वजह से होगा। तो ज़रा पता लगाते हैं, पहले नेगेटिव था, देन इट विल टर्न पॉजिटिव एंड लेटर ऑन इट विल टर्न नेगेटिव। सो कौन सा ऑप्शन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड देन रिमेन पॉजिटिव? गलत जवाब। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड बैक टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड बैक टू नेगेटिव। आई थिंक दिस इज करेक्ट आंसर। विल गो फॉर second option as a correct answer. I hope you understood and you can also refer the NCERT diagram. मैं आपके लिए तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेता हूँ। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो गलती हो गया ये ऑप्शन, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये भी ऑप्शन गलत हो गया एंड दैट्स वाई वी आर गिविंग द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 2. थैंक यू। कम ऑन एवरीबडी, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको PQRS दिया हुआ है। ये PQRS है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, P is the polarization, Q is the depolarization, R is the repolarization and S is the hyperpolarization. आपको ये सभी ऑप्शन के हिसाब से आपको इस टेबल में ढूंढना है कि P के पास, मतलब जब पोलराइजेशन होता है तो A होता है, B होता है या C होता है, और वो A B C को यहाँ पे कोई भी दो ऑप्शन इसमें सही रहेंगे, वो दो ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना है जी। तो चलो, जब हम बात करते हैं P के बारे में, P का मतलब होता है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन के वक्त में एग्जैक्टली होता क्या है, पोलराइजेशन के वक्त मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है फॉर पोटेशियम, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। और ये जो +70 मिली वोल्ट है ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये -70 मिली वोल्ट होता है। तो ये गलत जवाब है। कैन आई राइट हियर, ये गलत जवाब है पहले ऑप्शन के लिए। तो P के लिए हम लोग विल गो फॉर A एंड C। अब हम लोग Q के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन में देख लेते हैं ए सी किसके लिए एप्लीकेबल है। तो आप देख सकते हैं कि AC में 3 ऑप्शंस आते हैं। तो ज़रा सेकेंड ऑप्शन भी पढ़ना होगा, डीपोलराइजेशन, मतलब Q के बारे में पढ़ते हैं। जब डीपोलराइजेशन होगा तो सोडियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ेगी, वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि सही बात है। और ये -70 से -70 मिली वोल्ट से इट विल गो टू +45। तो आई थिंक ये बात भी सही है। एंड पोटेशियम चैनल ओपन, ये बिल्कुल गलत बात है। आई डोंट एक्सेप्ट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे A ऑप्शन भी आएगा, ये भी सही ऑप्शन है और ये भी सही ऑप्शन है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं AB। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें Q में AB है? तो ये 2 ऑप्शन हैं, तो या तो आंसर 1 होगा या तो आंसर 4 होगा। अब R के बारे में बात करते हैं। R क्या है, रीपोलराइजेशन। अब ये रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, R यहाँ पे रीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल फॉर सोडियम पोटेशियम बोथ। मेरे ख्याल से ये इनकरेक्ट आंसर है। सोडियम पोटेशियम पंप ओपन, या दैट इज़ फाइन एंड पोटेशियम चैनल इज़ ऑल्सो ओपन, दैट इज़ ऑल्सो फाइन ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन। तो ये चैनल जस्ट ओपन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ओपन नहीं होता है। एंड पोटेशियम चैनल इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी ओपन, और पोटेशियम की वजह से ही बाहर रीपोलराइजेशन, बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको बताई गई थी। सो I think I will go for this as a correct, this as a correct and this as a incorrect. So अगर हम PQR के बारे में बात करें तो I will go for B and C ऑप्शन। B और C ऑप्शन के लिए हम साथ में जाएंगे। देन हम लोग मूव ऑन करते हैं
मूव ऑन करते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए सी ए बी है और बी सी है? आई थिंक ऐसा एक ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पे बी सी है। तो अब हम हाइपर पोलराइजेशन एस के बारे में भी बात कर लेते हैं। एस इज़ अ हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन मतलब बाहर और भी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और अंदर और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हो पाएगा बिकॉज ऑफ बी एंड सी, ये तो चैनल क्लोज ही रहेगा, तो हाइपर पोलराइजेशन में ये चैनल तब ओपन होगा। सो आई थिंक पोटेशियम क्लोराइड आयन, chloride voltage gated channel are going to be open and passive channel is also going to be open. That's why we are giving this as a B and C, and we are giving the correct answer as A C A B and B C B C B C. I hope you understood. If you not understood, you can just listen again. Thank you so much. Let us move on to next question. Potential difference in the membrane which is responsible for conduction of impulses brought about by changes in the. तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मेम्ब्रेन होता है वो बाहर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और जब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं हम इस कंडीशन को। लेटर ऑन क्या होता है, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्शन पोटेंशियल आता है और इसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, और फिर से रिवर्ट होके ये बाहर पॉजिटिव, ये अंदर नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अब हमारे जो क्वेश्चन भाई साहब पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस in the membrane is responsible for conduction of impulse and it is brought about by changes in membrane permeability will be the correct answer. permeability की वजह से होता है क्योंकि इस मेम्ब्रेन के पास, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं सारे, ये मेम्ब्रेन्स के पास ना सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप, ये सारे आयंस रहते हैं, ये सारे आयंस के पंप रहते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। इसलिए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 1 देते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोवर्ल्ड। हम लोग अभी आपके लास्ट डाउट के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट डाउट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये है बाइनोकुलर विज़न ऑफ मैमल इज़ ड्यू टू। बाइनोकुलर विज़न का मतलब क्या होता है? बाइनोकुलर विज़न का मतलब ये होता है कि योर बोथ आई, आपकी जो दोनों आँखें हैं वो एक ही चीज़ पे ऑन वन थिंग वो फोकस कर पाती हैं। जब वो एक ही चीज़ पे फोकस करती हैं तो आपको डेप्थ के बारे में भी पता चलता है। देखो, जिस ऑर्गेनिज्म के पास ना बाइनोकुलर विज़न नहीं है उसको डेप्थ के बारे में पता नहीं चलेगा, उसको लेंथ के बारे में पता चलेगा, उसको ब्रेथ के बारे में पता चलेगा, लेकिन उसको हाइट के बारे में पता नहीं चलेगा। यस सर। सो सबसे पहले वक्त आ गया है कि आप थैंक यू बोलो भगवान को कि आपको जब आप किसी भी चीज़ को देखते हो अपने सामने तो उसका लेंथ, उसका ब्रेथ और उसका हाइट, ये तीनों फैक्टर्स आपको पता चलते हैं। और ये किस वजह से होता है, बड़ा ही डिफ़िकल्ट पॉइंट है टू अंडरस्टूड, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। सो आप अपना फोकस ज़रूर रखिएगा यहाँ पे। तो आप इस डायग्राम को देखिए। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो मैं इस समय इस स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ। अब ये स्ट्रक्चर मुझे राइट आँख से या लेफ़्ट आँख से सेम ही चीज़ दिखाई देगी। अगर मैं अपना एक आँख बंद कर देता हूँ तो अगर मैं अपना एक आँख बंद कर देता हूँ और एक आँख जब मैं बंद कर देता हूँ तो मुझे वही चीज़ दिखाई देगी जो मुझे दोनों जगह से दिखाई देती थी। लेकिन आप ना अपने सामने कुछ रखिए, आप अपने सामने कुछ धागा रखिए, किसी को बोलिए कि आप वो धागा आपके सामने रखें और आप अपना एक आँख बंद कीजिए और अपने राइट हाथ से एक आँख बंद कर दीजिए, राइट का आँख, और लेफ़्ट आँख से उसको टच करने की कोशिश कीजिए। यस सर। जब आप उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो आप
शायद उसको टच नहीं कर पाएंगे। आप ज़रूर ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अपने घर पे। क्या करना है आपको, आपको डैडी को बुलाना है, मम्मी को बुलाना है, उनको बोलना है कि आपके आंखों के सामने थोड़े डिस्टेंस पे, एकदम सामने ही नहीं, वो एक धागा पकड़ें, धागा होल्ड करें, और आप क्या करेंगे, अपना राइट हाथ से अपनी राइट आंख को बंद कर देंगे और लेफ़्ट हाथ से आप उसको टच करने की कोशिश करेंगे उस धागे को। आपको लगेगा कि आप एग्जैक्टली टच करने जा रहे हो, लेकिन आपका जो फिंगर रहेगा वो क्रॉस कर लेगा और आप शायद टच नहीं कर पाओगे। ये डिपेंड करता है कि आपका फोकस कितना है और आप कैसे कितने डिस्टेंस पे वो धागा रखा गया है। तो आप थोड़ा डिस्टेंस पे ही रखिएगा, कम से कम एक हाथ का डिस्टेंस तो होना चाहिए, ताकि आप हाथ आगे बढ़ा के आप उसको अटैच कर सको जी। तो आप देखेंगे कि आप अटैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपकी एक आंखें देखती हैं तो वो आपका दो एक्सिस में ही देखेंगी, एक्स और वाई एक्सिस में, आपको गहराई पता नहीं चलेगी और इसलिए शायद आप ना होल्ड कर पाएँ। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्यों होता है। ये आपकी आँख है, हर आँख को आपको दो नर्व्स प्रोवाइडेड हैं। एक नर्व है जो रेड कलर का है, जो राइट साइड से लेफ़्ट आँख को गया हुआ है, और एक जो ब्लू वाला है जो लेफ़्ट साइड से राइट आँख को गया हुआ है। मतलब ये लोग क्रॉस करते हैं। तो आप देखिए, ये रेड वाला यहाँ से निकला हुआ है, ये इसके राइट साइड को गया हुआ है। ये ब्लू वाला यहाँ से निकला हुआ है, ये इसके लेफ़्ट साइड को गया हुआ है। लेकिन अब ये आँखों का एक साइड का है, वो ब्रेन के दूसरे पार्ट से आ रहा है, और ये इस पार्ट का दूसरे पार्ट से आ रहा है। मतलब ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि ये क्रॉस कर रहे हैं, देखिए ना यहाँ पे, बगा ना तुम्हें प्लीज़, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करने के बाद ना, ये कौन है, ये दोनों नसें हैं ना, आपकी ऑप्टिक नर्व है। पता नहीं चला आपको, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल सही समझे। ये ऑप्टिक नर्व है, इसको क्रॉस लिंक कर तो ऑप्टिक चैस्मा बनता है। हाँ, इसको हम लोग ऑप्टिक चैस्मा बोलते हैं। ऑप्टिक चैस्मा पचाइटिन स्टेज में, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस 1 जब होता है प्रोफेज 1 में, वहाँ पे भी चैस्मा बनता है, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है जी। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी एक आँख को आपका राइट साइड का भी नर्व्स और लेफ़्ट साइड का भी नर्व सिग्नल दिया हुआ है। आपके इस आँख को लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का दोनों नर्व इसको सिग्नल दे रहा है, इसलिए आपको बाइनोकुलर विज़न आता है। आपको एक आँखों से सेम विज़न डेवलप होता है, और इस टाइप को ही हम लोग बाइनोकुलर विज़न बोलते हैं। तो मतलब ये एक्सचेंज होता है, राइट का लेफ़्ट आँखों में जाता है, लेफ़्ट ब्रेन का राइट आँखों में ये नर्व्स जाता है। तो जरा ऑप्शंस पढ़ते हैं। आई अडेप्टेड फॉर सच ए विजन, आई कोई अडेप्ट नहीं करता है, ये सब नर्व्स का खेल है। डेकुसेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व एट ऑप्टिक चैस्मा बट नो एक्सचेंज ऑफ फाइबर्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑप्टिक नर्व, क्या ये सही जवाब है? आई थिंक डेकोडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। डेकोडेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाना ऑप्टिक नर्व का, क्रॉस करना। डेकोडेशन का आप मीनिंग लिख लो पहले। डेकोसेशन का मतलब होता है क्रॉस करना या इंटरसेक्ट करना, या इंटरसेक्ट करना। लेकिन इस ऑप्शन में हमको क्या बता रहे हैं, इस ऑप्शन में हमको बता रहे हैं कि ऑप्टिक नर्व एट द ऑप्टिक चैस्मा की वजह से होता है, क्रॉस करने की वजह से होता है, बट नो चेंज ऑफ फाइबर। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेफ्ट ब्रेन का राइट आँख को जाता है, राइट ब्रेन का लेफ्ट आँख को जाता है, मतलब एक्सचेंज होता है, इसलिए ये गलत जवाब है। पहला भी गलत जवाब है, नन ऑफ द आंसर तो होगा नहीं। एक्सचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑप्टिक नर्व्स आफ्टर डेकोसेशन, मतलब आफ्टर क्रॉस सेक्शन या इंटरसेक्शन एट द ऑप्टिक चैस्मा। So that's why we are giving the option number 3rd as a correct answer, and it is the correct answer. थैंक यू सो मच। तो इसलिए मैं करेक्ट आंसर देने जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर 3 को। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर समझ में आया, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार और सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। एंड ट्राई एंड फोकस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। कौन सी नर्व कहाँ से निकल रही, मैंने कैसे बताया आपको, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।